हेलो बेटा। चलो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी, बट उसके पहले एक क्वेश्चन है जो काफी लोगों को प्रॉब्लम कर रहा है कैपेसिटर में, शायद बिल्कुल समझ नहीं आ रहा हमको कि जैसे मान लो आपको ऐसा बोला जाता है कि बहुत सारे कुछ सी कैपेसिटेंस के कैपेसिटर आपके पास अवेलेबल है, तो उसमें जनरली ये पूछते हैं कि मान लो किसी भी इलेक्ट्रिशियन को ऐसा करना है कि भाई उसको उसका ऐसा अरेंजमेंट करना है कि टोटल वोल्टेज लाइक वी चाहिए या वी डैश चाहिए और टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटर समथिंग कुछ चाहिए, इस तरह का मतलब कुछ एक केसेस होते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैं वो सॉल्व कर देता हूँ, उसके बाद आप उसको पॉइंट पर्टिकुलर समझ जाएंगे किस तरह का है। क्वेश्चन में ये कहा गया है, मैं पढ़ देता हूँ, आप सब लोग समझ लेना। एक सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान होता है, बट एक बार देख लो। बोला जा रहा है ए नंबर ऑफ कैपेसिटर्स each capacitor 1 microfarad and each one of which get purchased to be the potential difference just exceed 500 volt। यानी कि आपके पास बहुत सारे कैपेसिटर हैं जिनका कैपेसिटेंस आपको दिया गया है, वो है तुम्हारा कैपेसिटेंस जो है 1 माइक्रोफेरेड का है, और इनमें जो प्रिंटेड वोल्टेज है वो 500 वोल्ट है। यानी कि अब ये समझ सकते हो ब्रेक डाउन वोल्टेज वाला टर्म जो मैंने समझाया था, is applied are provided, ठीक है। then the arrangement suitable to give the capacitor is 2 microfarad across the 3000 voltage may be applied required at least component of capacitor। मतलब आपको ये कह रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे कैपेसिटर्स हैं जितने तुम्हें चाहिए, बट आपको एक ऐसा अरेंजमेंट बनाना है जिसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस 2 माइक्रोफेरेड हो और वोल्टेज अक्रॉस जो हो वो 3000 से ज्यादा एक्सीड ना करे। ये क्वेश्चन देखो, अल्टीमेटली क्या होता है कि यहां पे दो चीजें तुम्हें दी, ये तुम्हें पता है कि एक कैपेसिटर 1 माइक्रोफेरेड का और उसमें प्रिंटेड वोल्टेज 500 वोल्ट। बात समझ में आ रही? तुम्हें इन बहुत सारे कैपेसिटर से एक ऐसा अरेंजमेंट बनाना है जिसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफेरेड हो और वोल्टेज अक्रॉस उसके 3000 वोल्ट। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अब दो इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास है, एक तो जो भी कैपेसिटर तुम लगाओ उनमें वोल्टेज कितना होना चाहिए, 3000 के आसपास। मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर पूछे जा रहे हैं, कितने कैपेसिटर की हमें जरूरत पड़ेगी एक्चुअली में। देखो सबसे पहला काम, तुम अच्छा एक बात सोचो, तुम कैपेसिटर सबसे पहले लगाना स्टार्ट करोगे तो क्या करोगे, ये एक लॉजिक सोचना, केवल प्लीज इसको अंडरस्टैंड करना। मान लो मैंने ऐसे बोला, तुम्हें पता नहीं कितने कैपेसिटर ऐसे लगाने पड़ेंगे, तुम्हारे पास अवेलेबल तो बहुत सारे, तुम मान लो ऐसे तुमने n कैपेसिटर्स लगा दिए, कितने लगा दिए n, अंडरस्टैंड करना। सोच हर एक के क्रॉस कितना वोल्टेज था, 500 500 500 500 पक्का। तो बताओ जब तुम सीरीज में लगाते हो तो बेसिकली वोल्टेज ऐड अप होता है। ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? पक्का। अब जरा सोचो तुमने n कैपेसिटर लगा दिए, हर एक कैपेसिटर कितने का है, 1 माइक्रोफेरेड का, अंडरस्टैंड करना। तो मुझे बताओ टोटल अगर हम इसको देखें क्या हमें कितना वोल्टेज, तो हर एक में वोल्टेज ऐड हो रहा है, ये प्लस ये प्लस ये, तो आप मुझे बताओ n इंटू 500 हो जाएगा पक्का, क्योंकि हर एक का। और ये टोटल तुम्हें चाहिए कितना, वहां देखो जरा 3000, इतना वोल्टेज चाहिए। चलो देख n कितना आ गया, 3000 डिवाइडेड बाई 500, ये कितना बचा, 6। समझ आया? यानी n कितना आ गया, 6। इसका मतलब ये बात समझ आ गई कि तुम्हें सीरीज में तो लगाना है, लेकिन कितने लगा सकते हो, 6 से ज्यादा नहीं, क्योंकि अगर तुम 6 से ज्यादा कर दोगे तो फिर वोल्टेज तुम्हारा 3000 नहीं रहेगा, उसे एक्सीड कर जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसमें कोई डाउट तो नहीं? अच्छा अब जरा मेरी बात समझ, अब क्या इनका इक्विवेलेंट हो रहा है? नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। क्यों? इक्विवेलेंट हुआ किधर से? इक्विवेलेंट हुआ अगर तुमने 6 लगा दिए, n इक्वल टू 6 आ गया, तो इक्विवेलेंट कितना होगा, 1 अपॉन c इक्विवेलेंट, 1 बाई 1 1 बाई 1 1 बाई 1। समझ आ रहा होगा यार? और ये कहां तक जाएगा, 1 तक, यानी 6 तक, 1 2 3 4 5, और ये और चलो 6 पक्का। ओहो, प्लस प्लस, ओके। तो ये कितना हो गया, एक तरह से 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन ये 6 अपॉन 1, ये 6 ही रखो उसमें क्या है, ठीक है। तो पता सी इक्विवेलेंट कितना हो गया, 1/6। ये तो 1/6 हो गया, जबकि तुम्हें चाहिए कितना था, 2, तो गड़बड़ हो गई, लेकिन वोल्टेज को तुमने मैनेज कर लिया। तो एक छोटा सा काम और करो, पहले n निकालो कि कितने सीरीज में लगे होने चाहिए,
उसके बाद ऐसा मान लो, ढंग से समझना मेरी बात, उसके बाद ऐसा मान लो, ऐसे कितने कैपेसिटर, 1 2 3 4 5 और 6, ये हो गए नहीं हो गए। अब मान लो ऐसे ही बहुत सारे कैपेसिटर हैं जो 6 के क्या लगे सीरीज में, बट वो अल्टीमेटली क्या है, पैरेलल, 1 2 3 4 5 6, पक्का। ऐसे मान लो m रोज है, कितनी रोज है, m, तुमने क्या मान लिया, ऐसे m रोज है, हर एक रो में कितना कैपेसिटेंस है, 1/6, पक्का, नहीं समझना, ये 1/6, ये 1/6, ये 1/6, सब 1/6 1/6 है, तो जरा सोच के देखो कितना माना तुमने, m, तो क्या लिखोगे, मैं समझना, m और सब ऐड होते हैं तो क्या ऐड होगा, 1/6 प्लस 1/6 डॉट डॉट डॉट, कहां तक चला जाएगा, ऐसे समझो, 1/6 प्लस 1/6 डॉट डॉट m तक गया, गया कि नहीं गया, और ये क्या लिखा है, C इक्विवेलेंट, और ये होना कितना चाहिए, 2 के बराबर, क्योंकि तुम्हारी रिक्वायरमेंट यही है। तो सोच ये क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू m/6, अरे m बार ऐड हो जाएगा, तो सोचो यहाँ m कितना आ जाएगा, दिस इज 12, m12 आ गया। इसका मतलब ऐसे कितनी रो है तुम्हारे पास, 12, और एक रो में कितने कैपेसिटर लगे, 6, तो बताओ टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर कितने हुए, 6 into 12 which is equal to 72 कैपेसिटर। कोई भी क्वेश्चन करो, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आई। तो इसका मतलब मैंने कौन सी दो इंफॉर्मेशन यूटिलाइज करी, एक जो मैं इक्विवेलेंट निकालना था, ये तो हमेशा याद रखो, जब कभी भी सीरीज करने कितने कनेक्ट किए जाएंगे, तो हमेशा n इज इक्वल टू जो उनके वोल्टेज लिखा हो और जितना रिक्वायर्ड है उसे डिवाइड कर दो, तो उससे पता चल जाएगा। फिर जितने चाहिए खत्म, पैरेलल में कनेक्ट कर दो, और उन पैरेलल का C इक्विवेलेंट निकाल के किसके बराबर कर दो, रिक्वायर्ड इक्विवेलेंट के बाद खत्म, ठीक है ना। तो ये प्लीज याद रखना। तो ये क्वेश्चन एक, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, कई बार हो सकता है फ्रैक्शन भी है, जैसे मान लो 2.5 आ जाए तो उसको 3 ले लेना, है ना। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में। करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैं उसको 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा, और वो तीनों पार्ट क्या है मैं आपको बता देता हूं किस तरह से हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है। देखो एक पार्ट होता है जिसमें हम बात करेंगे कंडक्टर की, कि कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके अंदर कोलिजन्स होते हैं, फिर उन कोलिजन्स की वजह से वो अच्छी तरह से मूव नहीं कर पाते हैं, है ना। तो वो मूवमेंट को निकालेंगे, फिर उसको डिफाइन करेंगे, तो वहां से हम रेजिस्टेंस निकालेंगे, कैपिटल R, ठीक है। वो बेसिक लॉजिक होता है, उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी, ये सब कुछ उसमें डील किया जाएगा, ओके। एक पार्ट होता है तुम्हारा किरचॉफ लॉ, पूरा का पूरा किरचॉफ लॉ, मैंने कैपेसिटर में तुम्हें बताया था, वही है पोटेंशियल डिफरेंस वाला, है ना, एक वो है। और तीसरा एक सबसे बड़ा जो हम टर्म डील करेंगे वो है इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है जैसे करंट मेजर करनी है तो एमीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है, मीटर ब्रिज क्या होता है ना, पोटेंशियोमीटर क्या होता है, इन सब के बारे में। ये सारे इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट जो हम लोग, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जो हम लोग डील करते हैं, दीज आर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे बोर्ड लेवल पे भी जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उनमें भी ये सब चीजें बहुत यूज होती हैं। आपको वोल्ट मीटर यूज करने को मिलेगा, पोटेंशियोमीटर मिलेगा, तो ये 3 पार्ट में इसको इस तरह से डिवाइड कर रहे हैं। बट आज का लेक्चर जो है वो थोड़ा सा बहुत ज्यादा करंट में नहीं जाएंगे, बट एक छोटी सी बात समझो, मतलब मैं उस पार्ट में नहीं जाऊंगा आज। बेसिकली मैं तुम्हें रेजिस्टेंस के बारे में बहुत डिटेल नहीं, केवल जितना तुमने 10th में पढ़ा है वहां से उठाऊंगा, और चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। देन आफ्टर ये लेक्चर खत्म हो जाएगा तो एक बड़ा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हमने पोटेंशियल डिफरेंस वाला सब कुछ पढ़ लिया है कैपेसिटर में। तो एक छोटा सा पार्ट है जो रेजिस्टेंस में आता है, बट कई बार इसमें क्वेश्चंस जो होते हैं वो कैपेसिटर और रेजिस्टेंस के मिक्स करके दिए जाते हैं, तो ये पढ़ना जरूरी है। एंड देन आफ्टर फिर स्टार्ट होगा प्रॉपर्ली, ओके। तो फिलहाल अभी तो अच्छा एक बात बताओ, करंट का मतलब क्या है। करंट सबसे पहले तुम क्या समझते हो, करंट क्या चीज है। करंट बेसिकली है क्या, करंट है फ्लो ऑफ चार्ज, किसी भी चार्ज का फ्लो, वो करंट है। बात समझ में आ रही। तुम किसी वायर को पकड़ लो, है ना, वायर को पकड़ लो, कितना चार्ज एक इंस्टेंट में तुम्हारे अंदर फ्लो कर जाता है, तभी तो तुम्हें झटका लगता है। बात समझ में आई। तो फ्लो ऑफ चार्ज, है ना, ये समझ आएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर इसमें फील ना है तो सीधे वायर करंट की फीलिंग आएगी। तो कहने का सेंस ये हुआ कि करंट एक तरह से फ्लो ऑफ चार्ज है, ठीक। जैसे कि मान लो मैं छोटी सी बात बोलूं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी है। जैसे मान लो कोई भी ऐसा समझो कि 2 लोग बीमार हैं, ठीक है, सोच के देखो, और तुम्हें बॉटल लगानी, बाटल लगाए जाते हैं, ठीक है। अब तुमने एक बंदे, ये बहुत खतरनाक चीज है, थोड़ा समझना। मान लो एक बंदे को तुमने एक बोतल ग्लूकोज चढ़ाया, ठीक है, और 2 घंटे लिए,
ठीक, एक तुम्हारा दोस्त, उसको तुमने एक बोतल ग्लूकोज चढ़ाया और 0.03 सेकंड में चढ़ा दिया। ये बहुत खतरनाक काम है। तो सोचो वो इंसान सीधे भगवान को प्यारा हो जाएगा। मतलब कि कितना मैटर कर रहा है कि जो फ्लो ऑफ चार्ज है वो कितना जबरदस्त होगा, मतलब उसकी वजह से क्या चीजें बदल सकती हैं। तो सोचो अगर हम इसको ऐसे बोले तो हम ये कह सकते हैं कि किसी कंडक्टर के अंदर, मैं अभी ये कंडक्टर वाली पूरी चीज पढ़ा नहीं रहा हूं, केवल मुझे करंट से मतलब है इसलिए मैं थोड़ा बता रहा हूं। इसके अंदर जो फ्लो ऑफ चार्ज है, वो चार्ज जो इसमें फ्लो करता है, मान लो अगर मैं बोलूं इस पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर में, तो वो इलेक्ट्रॉन्स किधर आ रहे होंगे, इधर की तरफ, तो करंट ऐसे जा रही होगी। बात समझ में? तो ये फ्लो ऑफ चार्ज जो है, इसको अगर मैं क्यू मान लूं तो हम लोग बोलते हैं कि dq/dt जो है बेसिकली वही करंट है, और इसको हम लोग इंस्टेंटेनियस करंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस। तो करंट एवरेज क्या होती है? तो अगर मुझे आई एवरेज लिखना है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? टोटल चार्ज जितना फ्लो हुआ, यानी कि डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। प्लीज याद रखना, ये बहुत सारी चीजें तुम्हें याद समझ आएंगी। तो बेसिकली फ्लो ऑफ चार्ज ये क्लियर है कि नहीं? इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत बेसिक बात है कि फ्लो ऑफ चार्ज इस तरह से निकाल रहा हूं तो dq/dt यानी डेल्टा क्यू/डेल्टा टी, ये तुम्हारा एवरेज करंट है और ये तुम्हारी इंस्टेंटेनियस करंट है dq/dt एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। बात समझ में आ रही है? और एक बात समझो, ये जो इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करते हैं तो इसका मतलब करंट ऐसे फ्लो कर रही है, तो करंट ऐसे जा रही होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है। इलेक्ट्रॉन फ्लो कब करते हैं? तो सोचो अगर यहां से यहां के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो इलेक्ट्रॉन अपने आप जाने लगेंगे। ये बात हम पहले भी बता चुके हैं, क्योंकि इस पे फोर्स लगता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो E/V क्या होता है? फोर्स या एनर्जी के टर्म में वो बातें भी होंगी। ठीक, अभी केवल इतना याद रखो, ये समझ में आया? अब जब तू सोच के देख, मैं तुम्हें छोटी सी बात बताता हूँ। करंट कैसी क्वांटिटी है? स्केलर है, वेक्टर है, टेंसर है? क्या बोलोगे करंट के बारे में? थोड़ा बहुत तो आइडिया दे देता हूँ, फिर आगे बढ़ूंगा। करंट बेसिकली, पहली बात तो याद रखो कि करंट का केवल और केवल फ्लो ऑफ चार्ज, या कह सकते हो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको कई बार लोग फ्लो ऑफ पॉजिट्रॉन भी बोलते हैं। पॉजिट्रॉन का मतलब अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं तो वो कह देते हैं कि पॉजिट्रॉन ऐसे आ रहे हैं, प्रोटॉन नहीं, पॉजिट्रॉन। मतलब चार्ज किसका? प्लस है, लेकिन होना वो इलेक्ट्रॉन की तरह ही चाहिए, तो पॉजिट्रॉन। तो वो देख कैसे जा रहे होते हैं, ये बात समझ में आ रही है? यानी अगर मैं यहाँ पे पॉजिट्रॉन बनाऊं तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो सोच, ये पॉजिट्रॉन का मतलब एक्चुअली में कभी भी प्रोटॉन तो फ्लो नहीं कर सकते हैं। तुम सोचो किसी भी मटेरियल को लोगे तो उसका तो पूरा एक स्ट्रक्चर होगा ना, उसके एटम तो फिक्स होंगे ना, तो वहां पे फ्री क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। याद है ना कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते थे? तो जैसे पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं वैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, और उनके फ्लो करने की वजह से हम लोग बोलते हैं कि करंट फ्लो कर रही है, क्योंकि उसी का फ्लो बेसिकली करंट है। ये बात सबको समझ में आती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पक्का? अब जरा मेरी बात समझो, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ये जो करंट है ये बेसिकली पॉजिट्रॉन का इधर जाना, ये बिल्कुल सही बात है, ये करंट फ्लो कर रही है। इसमें क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन जा रहा है। देखो इसकी बहुत बड़ी थ्योरी है, मैं बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा, आज मैं उस पर नहीं जा रहा हूं क्योंकि मुझे आज चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पूरा पढ़ाना है, तो इसलिए मैं इस पे बहुत ज्यादा नहीं जा रहा हूं। बट इनको ये जो इलेक्ट्रॉन जो जा रहे होंगे, मैं थोड़ा सा आइडिया तुम्हें दे रहा हूं। सोच, इसमें तो हजारों इलेक्ट्रॉन होंगे। सोच अगर 1 ग्राम में कॉपर ले लूं तो उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, और कितने नंबर ऑफ एटम्स में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर मैं एक फ्री इलेक्ट्रॉन भी मान लूं तो एक नंबर के अकॉर्डिंग उसमें एटम होंगे और उसमें उतने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सोच, जब ये जा रहे होंगे तो ये आपस में टकराते भी होंगे। जब टकराते होंगे तो इनकी थोड़ी बहुत डायरेक्शन बदलती होगी, पास में नहीं, और जितना ज्यादा मूवमेंट उतना ज्यादा इनका रुकना। तो बेसिकली उनके कोलिजन्स की वजह से जो ये रुकते हैं, तो इसमें एक चीज क्रिएट होती है, वो होती है रेजिस्टेंस, जिसको हम आर कहते हैं। अभी केवल मैं इतना ही बोल रहा हूँ, ये रेजिस्टेंस है। इसके बारे में तुम्हें इतना डिटेल से पढ़ाऊंगा कि तुम्हें ये सब पता चलेगा कि मटेरियल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होते हैं तो उनकी वेलोसिटी क्या होती है, उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ये सब बहुत डिटेल में नॉलेज आपको मिलेगी। बट अभी केवल इतना मान लेना है कि जब भी कभी कोई पॉजिट्रॉन जा रहा होता है या इलेक्ट्रॉन जा रहे होते हैं तो उसका अपोज क्या करता है? रेजिस्टेंस। यानी उनके कोलिजन्स होते हैं, वो रोकते हैं एक दूसरे को, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि वो रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का सिंपल मतलब ये होता है कि जैसे तुम एक बढ़िया खाली रोड में दौड़ते हुए चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर तुम्हें वो कीचड़ में दौड़ाया जाए तो तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी, तुम उतने आसानी से दौड़ नहीं पाओगे, क्योंकि वो कीचड़ तुम्हें रोक रहा होगा, अपोज कर रहा होगा। बात समझ में? अच्छा, मालूम मैं तुमसे बोलूं कि 2 ब्रिज है ना, और इक्वल लेंथ इक्वल एरिया के 2 ब्रिज हैं, ठीक है। एक पे 200 लोग जा रहे हैं, एक पे 2 लोग जा रहे हैं, तुम किस पे जाना पसंद करोगे? जिस पे 2 लोग जा रहे हैं। और जिस पे 2 लोग जा रहे होंगे उसमें तुम बहुत तेजी से निकल जाओगे, लेकिन अगर जिसमें 200 लोग जा रहे हैं उस पर जरा निकल के दिखाओ,
तो नहीं जा पाओगे। क्यों? तुम चाहोगे कोई इधर आएगा कोई उधर आएगा, तो तुम टकरा टकरा के धीरे धीरे जा पाओगे। बात समझ में? तो ये जो करंट फ्लो करती है तो करंट के फ्लो को ही रोकता है रेजिस्टेंस। ये बात समझ में आ रही? यानी जो इलेक्ट्रॉन टकराते हैं उनको रोकना, यानी रेजिस्टेंस का मतलब होता है अपोज करना। तो अभी फिलहाल जितना तुमने 10th लेवल तक पढ़ा है इसको कैपिटल आर बोलते हैं, ये रेजिस्टेंस होता है, पहली बात। ठीक है, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, बट ज्यादा बेटर हो अगर स्केलर और टेंसर दिया हो तो तुम टेंसर लिखना। क्यों? मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम एक बात समझो। जैसे कि तुमने थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा इन सब चीजों के बारे में। जैसे अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे एक वायर है और ये एक ऐसे, बात समझना। कई बार लोग इसको वेक्टर बोल देते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे 2 एम्पियर की करंट आ रही है, करंट को एम्पियर से डिफाइन करते हैं, समझ में आ रहा है ना? एम्पियर का मतलब जैसे ये dq by dt लिखते हैं तो q by t है ना, तो q को कूलम, कूलम पर सेकेंड को हम लोग एम्पियर बोलते हैं। ओके, और मान लो इधर से ये 3 की करंट आ रही है, पक्का? अब यहाँ जा रही है कुछ करंट, अगर अब बोले सर ये डायरेक्शन, चलो मैं ये बोल देता हूँ कि एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, तो बताओ यहाँ पे कितनी करंट जाएगी? लॉजिकल बात है, 3 इधर से आ रही है 2 इधर से आ रही है, तो इधर 5 एम्पियर जाएगी। ये बात समझ में? लेकिन कुछ महान आत्माएं कैसी होती हैं, वो कहते हैं नहीं सर ऐसा तो ये 90 डिग्री है, ये डायरेक्शन हो गई, तो 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, चलो बना दिया √3 13 एम्पियर। ऐसे ये गलत है। ये बात समझ में? इसका मतलब ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं कर रही है, पक्का? तो ये स्केलर हुई। लेकिन ये ऐसा भी नहीं होता, डायरेक्शन तो होती है, डायरेक्शन तो होती है कि नहीं होती है? आपको पता ही है कि अगर इधर पॉजिटिव इधर इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे तो करंट इधर जा रही होगी, तो इसलिए इसको हम लोग टेंसर भी बोलते हैं, ठीक है ना? लेकिन अगर मान लो कभी ऑप्शन में ऐसा कुछ पूछा जाए और टेंसर ना हो, स्केलर और वेक्टर टाइप की कुछ चीजें दी हो, तो उसमें स्केलर टिक करना है। लेकिन अगर टेंसर और स्केलर दोनों आ जाए तो ये टेंसर प्रॉपर्टी है, ये बात याद रखना, ठीक है? तो याद रखना बेटा, यहाँ पे ये नहीं होगा, ये होगा, ये और ये मिलके ये जाएंगे, पक्का? कोई डाउट तो नहीं? तो ये एक जंक्शन रूल होता है, आगे आके बताएंगे कि जितनी करंट एक जंक्शन में इंटर कर रही है उतनी करंट उस जंक्शन से बाहर निकलनी चाहिए। ये तुम्हें थोड़ा बहुत टेंथ में आइडिया होगा, ठीक है? खैर मैं अभी ज्यादा इस पे नहीं जा रहा हूँ। अभी मेन मेरा काम है कि तुम्हें रेजिस्टेंस के बारे में बताना और थोड़ा करंट के बारे में बताना कि भाई करंट क्या है, कैसे क्या है, ये सब चीजें समझना है ना। अच्छा, रेजिस्टेंस हर एक वायर में होता है, कई जगह पे हम लोग कंसीडर करते हैं, कई जगह पे नहीं कंसीडर करते हैं। कुछ कनेक्टिंग वायर्स होते हैं जहाँ पे हम रेजिस्टेंस नहीं मानते, वो सब चलेगा। तो अभी केवल हम इतना जानना चाह रहे हैं कि रेजिस्टेंस को जो डिनोट किया जाता है, उसको डिनोट करने का ये उसका एक सिंबल होता है, ऐसे बना दिया जाता है, इसको हम आर देते हैं। बात समझें? अब सोच के देख, अगर हम यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर दें, बैटरी का काम होता है हमेशा एनर्जी प्रोवाइड करना, बैटरी हमेशा एनर्जी देती है। इसमें चार्ज फ्लो तो हम लोग बोलते हैं, बट बैटरी हमेशा क्या प्रोवाइड करती है? एनर्जी। तो ये बात समझ आती है कि नहीं आती? एनर्जी प्रोवाइड करती है। ओके, तो अगर मैं बोलूँ कि इधर से कुछ करंट बाहर निकली, ठीक है, तो वो करंट यहाँ पे और फिर वो करंट यहाँ पे जा रही होगी, आई की करंट, पक्का? अब सोचिए करंट इस रेजिस्टेंस में ऐसे जा रही है तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ निगेटिव होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाते हैं, पक्का? तो बताओ एक रेजिस्टेंस अगर कहीं पे दिया होगा तो उसके दोनों टर्मिनल पे तुम पॉजिटिव निगेटिव तो बड़े आराम से बना सकते हो। जिधर तुम करंट मानोगे, अगर करंट ऐसे जा रही होगी तो ये वाला पॉजिटिव होगा, ये वाला नेगेटिव होगा। बोलो कोई डाउट तो नहीं इसमें? और बैटरी में तुम्हें पहले से पता होगा कि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, पक्का बेटा? ये बनाना जरूरी है, ठीक है? अब जरा सोच के देख, यहां से लेके जो बैटरी से ये यहां से लेके यहां तक ये कनेक्टिंग वायर है, कनेक्ट किया गया रेजिस्टेंस और बैटरी को। यहां से लेके यहां तक ये क्या कनेक्टिंग वायर है। तो कनेक्टिंग वायर का जो कनेक्टिंग वायर होते हैं उनका रेजिस्टेंस टेंडिंग टू 0 ले लिया जाता है। यानी कनेक्टिंग वायर में अगर तुम थोड़ी भी डिस्टेंस चलोगे, मतलब अगर तुम यहां से यहां आए तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर तुम्हें थोड़ा सा याद हो, एक ओम्स लॉ हुआ करता था, V = जिसको हम लोग IR लिखते थे, तो V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, R रेजिस्टेंस हो गया, पक्का? तो अगर कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस इज टेंडिंग टू 0, ढंग से समझना, कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस क्या करते हैं? टेंडिंग टू 0, तो सोच ये 0 होना चाहिए, तो ये नंबर भी क्या हो जाएगा? 0 के बराबर, क्योंकि I 0 नहीं हो सकता, इसमें करंट तो फ्लो कर रही है ना, तो यहाँ I 0 नहीं हो सकता। अगर ये 0 है तो ये I कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? एक कुछ भी नंबर को तुम 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 ही तो आएगा ना यार, समझ में आ रहा है? तो ये प्लीज ध्यान रखना। और इसको बोलते थे ओम्स लॉ। 10th में इतना आपने पढ़ा है, मैं वहां से कुछ चीजें उठाऊंगा क्योंकि मुझे चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ाना है, ठीक है? तो आप ये कह सकते हो कि यहां से यहां तक कोई ड्रॉप है नहीं, यानी इसके और इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V। तो बताओ इसके और इसके बीच में भी वही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो कुछ ड्रॉप है नहीं। तो क्या कहोगे अगर ऐसे देखा जाए? या तुम अपने पास वो वाला लॉजिक लगाओ, तुम यहाँ से चलना स्टार्ट करो, यहाँ से यहाँ गए, कितनी करंट? I की, रेजिस्टेंस R का, तो कहाँ पहुंच रहे हो? माइनस।
तो माइनस आई इंटू आर, पक्का। फिर यहाँ चलते गए चलते गए चलते गए, यहाँ से यहाँ तक कहाँ पहुंच रहे हो, प्लस पे, ये प्लस है कि नहीं, तो क्या लिखोगे, प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि यहाँ पहुंच गए। तो सोच बी इज इक्वल टू कितना आ गया, आई। बहुत बेसिक बात है, ये बात समझ में आ रही। तो अगर अब तुम्हें एक चीज समझ में आ गई कि कहीं पे भी अगर रेजिस्टेंस होगा और उसमें आई करंट जा रही है, तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ उस रेजिस्टेंस के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या आई इंटू आर होगा। यस, ये बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो। ये चीज हमें थोड़ी सी अभी बतानी थी, क्योंकि हमें वहां पे काम आएगी। पक्का बेटा, इसमें कोई डाउट नहीं है, पक्का। अब चलो, ये ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है, तो V बाई आई इज इक्वल टू आर इज कांस्टेंट, ये ओम्स ने बोला था। टेम्परेचर पे भी डिपेंडेंट होता है, बहुत सारी बातें उस पर आएंगी फर्क, ठीक है। बट आज मेरा मेन कंसर्न है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ाना, कि एक कैपेसिटर को अगर हम चार्ज कर रहे होते हैं, क्योंकि कैपेसिटर में भी इसके क्वेश्चंस होते हैं, अगर हम एक कैपेसिटर को चार्ज कर रहे होते हैं विदाउट रेजिस्टेंस, ध्यान रखना ये मैंने तुम्हें पढ़ाया है, अगर एक कैपेसिटर ऐसे बना हुआ है और अगर तुम उसको विदाउट रेजिस्टेंस चार्ज कर रहे हो, V वोल्ट की बैटरी C है, तो इसमें एट ए इंस्टेंट कितना चार्ज आ जाता है, Q, और वो Q होता है C में, तो कोई डाउट नहीं। और मतलब तुमने बस वायर कनेक्ट किया नहीं कि धड़ाम चार्ज, ठीक। बट अगर तुम एक कैपेसिटर को चार्ज करो लेकिन उसको एक रेजिस्टेंस लगा के चार्ज करो, सीरीज में उससे एक रेजिस्टेंस लगा दो, ये नहीं बैटरी, ये है कैपेसिटर। दिस इज द चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। क्या बोलते हैं इसको, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर हम डिफाइन कर रहे हैं कि भाई ये क्या चीज है, कैसे इसको निकाला जाएगा, और इसके ऊपर हम चार्ज निकालेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। V वोल्ट की बैटरी थी, तुम्हें पता है कि ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। सपोज अगर यहाँ से I करंट आई बाहर निकलेगी, तो सोच इसमें भी I करंट जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहाँ पे करंट तो नहीं जा सकती, तो यहाँ पे मान लो कि एक स्मॉल क्यू चार्ज आया और यहाँ पे एक माइनस स्मॉल क्यू चार्ज आया, और ये यहाँ से करंट आ पक्का, क्योंकि वहां तो करंट नहीं, चार्ज होगा ना। अब चार्ज बेसिकली क्या है, करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज, तो चार्ज फ्लो करके यहाँ पे आ रहा होगा, चार्ज ही तो फ्लो कर रहे हैं ऐसे, लेकिन इसको हम करंट भी बोल सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पक्का। अब जरा सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि यहां से चलना स्टार्ट करो, तो यहां से यहां सोच, करंट अगर ऐसे जा रही है, करंट अगर ऐसे जा रही है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये तो बना ही सकते हो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, पक्का। कैपेसिटर में पहले पता है ये पॉजिटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, बैटरी में ऑलरेडी पता है, ठीक है। यहाँ पे या यहाँ पे, चलो यहाँ से यहाँ पे जाते हैं, यहाँ से यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ कनेक्टिंग वायर में कोई ड्रॉप नहीं होता है, रेजिस्टेंस में जंप करोगे कितना होगा, माइनस आई इंटू आर। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि तुम पॉजिटिव से नेगेटिव पे पहुंच रहे हो, जहां पहुंचते हो उसका साइन यहाँ आता है, ओके। यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव, माइनस, यहाँ ड्रॉप क्या होता था, क्यू बाई सी, याद आ रहा है कुछ, क्यू बाई सी, यहाँ से ये, यहाँ से यहाँ पॉजिटिव, और यहाँ कोई ड्रॉप नहीं, कोई ड्रॉप नहीं, कोई ड्रॉप नहीं, तो फाइनली वहीं पे पहुंच गए। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए, जीरो, कोई समस्या नहीं है, 1%, पक्का। आप एक बात सोचो, मैं इसमें एक चीज अलग करना चाहता हूं जो तुम्हें ढंग से समझनी है। मैं इस क्वांटिटी को, या बल्कि इसको उधर भेज देना चाहता हूं, इस नंबर, ये प्लस हो जाएगा, तो मैं उधर भेजूंगा तो ये प्लस हो जाएगा आई आर, और यहाँ क्या बचेगा, V माइनस क्यू बाई सी। V प्लस है और माइनस ऐसे लिख दिया, पक्का, कोई डाउट तो नहीं। देखिए यहाँ 1 मान के एलसीएम लिया जा सकता है, तो इसको क्या लिखोगे, CV माइनस क्यू डिवाइडेड बाई C इज इक्वल टू आई इंटू आर। मेरे हिसाब से कोई समस्या यहां तक तो नहीं है तुमको, ओके। अब जरा और थोड़ा आगे बढ़ते हो, समझते हैं। ये बेटा इतना इंपॉर्टेंट है कि तुम ये मान लो, नीट जेईई हर एक के लिए मतलब बहुत ज्यादा और अच्छा होता है, टफ भी होता है थोड़ा, तो प्लीज इसको केयरफुली समझना। तो मुझे बताओ, क्या मैं लिख सकता हूं कि I इज इक्वल टू CV माइनस क्यू डिवाइडेड बाई आर सी। आर को मैं नीचे ले आया, ये लिख सकता हूं। I क्या लिखा जा सकता है, I इज फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dq by dt इज इक्वल टू CV माइनस क्यू डिवाइडेड बाई आर सी। इस पूरे नंबर को नीचे ले आओ, इसको ऊपर ले जाओ, तो क्या लिखोगे, 1 अपॉन CV माइनस क्यू इंटू dq, ओके, एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन RC इंटू dt। क्या मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ? जब टाइम 0 था तो कोई चार्ज नहीं था, बट जब टाइम t हुआ तो मान लिया फाइनल चार्ज प्लस क्यू आया।
अंडरस्टैंड? प्लस मत मानो, क्यों मानो? क्योंकि एक पे प्लस होगा तो दूसरे पे तो माइनस होगा ही ना, पक्का। इसका इंटीग्रेशन मैंने बहुत बार बताया है, और जो ना समझ पाए ना वो शीशे के सामने खड़ा होकर जरूर बोले कि मैं ही ऐसा क्यों हूं नालायक हो। ये मैंने बहुत बार बताया, इंटीग्रेशन ध्यान रखना। देख यहाँ पे कोफिशिएंट -1 है तो वो बाहर आ जाता है, तो मैं इसको कैसे लिखता हूँ, माइनस ऑफ, इसका कैसे करेंगे, ln में cv माइनस क्यू, याद है ना ये, और इसके ऊपर लिमिट लगा देंगे, ये 0 है और ये q है, इसका तो t हो जाएगा, तो t/rc, कोई डाउट नहीं है, लिमिट डाल के। अब देख ये माइनस उधर ले जाओ, इस पे लिमिट डालोगे तो क्या होगा, ln ऑफ cv माइनस क्यू माइनस ln ऑफ cv, क्यू की जगह 0 डाल दिया, और ये वाला माइनस मैं यहाँ ले आया तो माइनस t/rc। बहुत ही बेहतरीन, मजा आती है इसको, है ना? इतना सबको समझना है। अब देखो इधर करता हूँ, थोड़ा समझना है इस चीज को, है ना बेटा? बहुत जरूरी है, बहुत ढंग से समझना है, ठीक? तो मुझे बताओ ये नंबर को हम डिवीजन में ला सकते हैं, तो ठीक, इसको क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे ln ऑफ cv माइनस क्यू डिवाइडेड बाई cv इज इक्वल टू माइनस t/rc। ln हटाएंगे तो सब e की पावर में चला जाएगा, तो cv माइनस क्यू डिवाइडेड बाई cv इज इक्वल टू e की पावर t/rc। बेहतरीन रिजल्ट, पक्का। अब देखो जगह का मैं तो एक लाइन में सॉल्व कर लेते हैं, तुझसे सोच के देख, ये इधर आएगा, ये उधर जाएगा, फिर वो उधर जाएगा, फिर cv कॉमन ले लेंगे, करके देखें, तुम ट्राई करना, मैं कर देता हूँ डायरेक्ट। ये उधर गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई, फिर ये यहाँ आया और ये उधर गया, है ना? तो हम q इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, q इज इक्वल टू लिखेंगे cv ब्रैकेट ओवर 1 माइनस e की पावर माइनस t/rc। यानी एक ही स्टेप में कर दिया, ये 3-4 स्टेप लगेंगे, तुम समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे पास एक फाइनल रिजल्ट आया। अब सोच रहा Q टाइम, Q चार्ज इस कैपेसिटर के ऊपर फाइनल आ रहा है, कितने टाइम में, t टाइम में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तुम समझो इस बात को, बहुत जरूरी है ये, बहुत, इसलिए तो ये सब चीजें पढ़ाई जाती है कि आप इन पर ध्यान दो, पक्का। ये बात समझ आ रही है? अब जरा मेरी यहाँ पे कुछ बातें समझना, ये रिजल्ट जरूर याद रखना, इधर फाइनली मैं लिख दूंगा, लेकिन बस तुम्हें ये याद जरूर रख लेना, बहुत बेहतरीन चीज है ये, ठीक? देखो इस पर थोड़ा डिस्कशन है, आज की क्लास बहुत मतलब ज्यादा कोर्स तो कवर नहीं होगा, लेकिन हाँ ये कितना बढ़िया पोर्शन तुम्हारा कवर हो जाएगा जिसपे तुम्हें मजा आएगी। तो तुमने Q इज इक्वल टू लिखा, Q इज इक्वल टू CV, C कैपेसिटेंस, V पोटेंशियल दिस बैटरी का, और यहाँ आया 1 माइनस e की पावर माइनस t/rc। वेरी गुड रिजल्ट, पक्का। आप ढंग से समझना, मजेदार चीजें हैं। अगर मैं t को 0 मानूं, प्लीज अंडरस्टैंड, यानी मैं इनिशियल टाइम की बात कर रहा हूं, सो जरा t इज इक्वल टू 0 रखेगा तो ये e की पावर 0 हो गया, e की पावर 0 का मतलब हुआ 1 माइनस 1 यानी 0, इसका मतलब ये करस्पॉन्ड कर रहा है कि q इज इक्वल टू 0 है, q इज इक्वल टू 0 है, पक्का। ओके ओके ओके, अच्छा अगर मैं तुमसे कहूं कि t इज इक्वल टू इंफिनिटी है, इंफिनिटी में बहुत घंटे हो गए, एक कैपेसिटर को चार्ज करते करते 10 घंटे हो गए, 15 घंटे हो गए, तो वो इंफिनिटी माना जाता है, पक्का। क्योंकि इंस्टेंटेनियस के कंपेयर में 15 घंटे तो बहुत ज्यादा होंगे। तो अगर मैं t इंफिनिटी रखूं तो जरा देख q कितना हुआ, अंडरस्टैंड करना। देख यहाँ इंफिनिटी रखेगा, मैं थोड़ा समझाता हूँ, यहाँ इंफिनिटी रखेगा, देख cv 1 माइनस e की पावर माइनस इंफिनिटी आएगा कि नहीं आएगा, तो cv 1 माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी, ये देख, तो ये नंबर भी इंफिनिटी हो गया, और 1 अपॉन इंफिनिटी क्या हो गया, 0, तो ये 1 है, यानी कि cv, पक्का। तो सोच उस समय जो फाइनल चार्ज हुआ वो हुआ क्या, cv। बहुत ढंग से समझना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, प्लीज प्लीज ढंग से समझना, ठीक? कितना चार्ज आया फाइनली, cv, समझ आ रहा है? इसका मतलब अभी और एक चीज समझाता हूं, ये दो बातें समझ में। अच्छा एक बार इस नंबर का डिफरेंशिएशन कर दो, dq बाई dt, क्योंकि ये टाइम के रिस्पेक्ट में चार्ज है, तो इसका रेट ऑफ चेंज पक्का करंट होगी, और वो भी टाइम के रिस्पेक्ट में होगी। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो cv तो ऐसे ही लिखा, 1 का डिफरेंशिएशन हो गया 0 माइनस, ये नंबर बाहर आ जाएगा पूरा का पूरा 1 अपॉन rc वाला, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 1 अपॉन rc, और यहाँ आएगा e की पावर t/rc। ये डिफरेंशिएशन मैंने पढ़ाया आप लोगों को, याद है ना, कि ये नंबर को बाहर ले लेते और e की पावर x का डिफरेंशिएशन ऐसे ही रखा जाता है, ये सब सिखा चुका हूं मैं, ओके। तो इसका मतलब ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस, यानी कि cv अपॉन rc
इंटू ई की पावर टी बाई आर सी। पक्का नहीं समझना, तो सी से सी कट गया, देखिए v बाई आर आ रहा है और ई की पावर माइनस टी बाई आर सी आ रहा है। पक्का, और ये हो गई करंट, यानी ये टाइम के रिस्पेक्ट में इस सर्किट में कितनी करंट जा रही होगी तुम ये भी बता सकते हो। मैं अगर तुमसे पूछूं कि 10 सेकंड बाद इस रेजिस्टेंस से कितनी करंट जा रही होगी तो तुम बता सकते हो। हालांकि ये सब बातें मिली सेकेंड्स में की जाती हैं, 10 सेकंड तो बहुत ज्यादा होते हैं। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो ये करंट है कि नहीं? अब जरा यहां देख, अगर तुम t इक्वल टू 0 डालते, ये नंबर हो गया 1, ये 0 डालोगे, एनीथिंग पावर 0 1 होता है ना, तो देख उस समय i क्या हो गया, v बाई आर। प्लीज अंडरस्टैंड करना, i क्या हो गया, v बाई आर। ये फाइनल चार्ज है और इसी को मैक्सिमम भी बोल सकते हैं। देख ये करंट जो है वो इनिशियल है बट ये है मैक्सिमम। अच्छा, अगर तूने t इक्वल टू इंफिनिटी डाला, यहां इंफिनिटी डालोगे तो ये e की पावर माइनस इंफिनिटी होगा, तो 1 अपॉन e की पावर इंफिनिटी यानी 0। इसका मतलब ये हुआ कि जो फाइनल करंट है वो 0 है। ये कितनी बेहतरीन चीजें हैं, थोड़ा समझो इनको। पहले बताओ तुम्हें इतने लॉजिक समझ में आए, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, तो तुम करंट भी बता सकते हो। यानी कि हो ये रहा है कि अगर मैं तुमसे ये कहता कि यहां पे मैंने स्विच लगाया, प्लीज अंडरस्टैंड करना, यहाँ पे मैंने स्विच लगाया, ठीक। अब जैसे ही स्विच को मैंने बंद किया, प्लीज समझना, जैसे ही स्विच को मैंने बंद किया वैसे ही कैपेसिटर तो एक तरह से है ही नहीं। मतलब ये मान लो कि कैपेसिटर कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि जब तुम स्विच बंद करोगे तो उस समय t इक्वल टू 0 हो रहा होगा, तो उस समय करंट कितनी है, v बाई आर। v बाई आर करंट होने का मतलब तो यही हुआ ना कि यहाँ एक रेजिस्टेंस है और यहाँ एक बैटरी है, v बोर्ड की ओर r है, और जैसे तुमने स्विच बंद किया वैसे करंट इक्वल टू कितना हो गया, v बाई आर। ये मतलब तो यही हुआ ना, तो फिर तो कैपेसिटर नहीं है ना एक तरह से देखा जाए। तो इसका सेंस क्या निकलता है? इसका सेंस ये निकलता है कि at t इक्वल टू 0 कैपेसिटर बिहेव लाइक ए वायर, क्योंकि ये वायर की तरह ही बिहेव कर रहा है, यहाँ एक तरह से कुछ है ही नहीं। बट ये कब? इनिशियली at t इक्वल टू 0 या बहुत शॉर्ट टाइम के लिए। पक्का? अब देखो ध्यान से समझना प्लीज, है ना। अब देखो t इक्वल टू जब इंफिनिटी डाला तो करंट हो गई 0। करंट क्या हो गई? 0। उस समय चार्ज क्या हो गया? cv। ये जो चार्ज है cv, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मेरी बात समझना जरा प्लीज, आप और ढंग से समझना। ये cv रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या? अच्छा तुम ये बताओ। इसका मतलब ये हुआ कि तुम एक तरह से ये कहना चाह रहे हो कि एक कैपेसिटर है और उसके अक्रॉस एक बैटरी लगी हुई है V वोल्ट की, ये तो इस पे चार्ज कितना होगा? cv इज द मैक्सिमम चार्ज। ये तो कहना चाह रहे हो। इसका मतलब तुम रेजिस्टेंस को काउंट नहीं कर रहे हो। पक्का? कोई डाउट तो नहीं है? मेरी बातें तुम्हें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसीलिए तुम्हें ये चीजें पढ़ा रहा हूं क्योंकि इस पे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, और जब तुम्हें घुमाए ना तो कॉन्सेप्चुअली इतने अच्छे क्वेश्चंस बना सकते हैं कि तुम घूम जाओगे उसमें। पक्का? तो पहले तुम्हें ये बात समझ आई। इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियली करंट फ्लो करती है मैक्सिमम और फाइनली करंट हो जाती है 0। पक्का? कोई इसमें डाउट तो नहीं? आप समझना। और एक बात ध्यान रखो, इसका मतलब ये हुआ कि तुम सोचो अगर इंफिनिटी पे जब हम t इंफिनिटी डालेंगे तो कोई करंट नहीं जा रही, यानी अगर इसमें करंट नहीं जा रही, सोच अगर एक रेजिस्टेंस तुम कहीं लगा दो ये, और इसमें अगर करंट 0 है तो फिर ड्रॉप कभी मिलेगा? तो ऐसे तुम 10 या 1 लाख रेजिस्टेंस लगा दो लेकिन करंट ही नहीं जा रही है तो उन रेजिस्टेंस का कोई रोल होगा ही नहीं कभी। मेरी बात समझ में आ रही है? इसलिए रेजिस्टेंस काउंट नहीं किया जा रहा है t इक्वल टू इंफिनिटी पे। बोलो पक्का? ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसका मतलब ये हुआ, इसका सेंस क्या हुआ, इसको हम दूसरी तरीके से समझते हैं कि जब इंफिनिटी चार्ज हुआ तो बताओ कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया ना, क्योंकि उसके ऊपर जितना मैक्सिमम चार्ज आना था उतना आ गया। जब ये मैक्सिमम चार्ज आ गया तो फिर अब इधर से चार्ज फ्लो होना बंद। इसका मतलब ये हुआ कि एक कैपेसिटर जब फुल चार्ज हो जाता है तो वो जिस ब्रांच में लगा होता है उस ब्रांच से करंट को एब्सेंट कर देता है, यानी करंट को जाने नहीं देता है, तो फिर बैटरी उस ब्रांच में चार्ज को फ्लो नहीं करवा सकती है। ये बात समझ में आ रही मेरी? तो दैट मीन्स ये हुआ कि इफ कैपेसिटर हैव बीन फुल चार्ज्ड, अगर कैपेसिटर फुल चार्ज है तो फिर उस ब्रांच में कोई भी करंट नहीं जाएगी। ये बात समझ में आ रही? और इनिशियली कैपेसिटर बिहेव लाइक ए वायर,
फाइनली कैपेसिटर जब फुल चार्ज हो जाता है तो उस ब्रांच को ही ओपन कर देता है, मतलब अगर ये फुल चार्ज हो गया तो ये ब्रांच खत्म, इसमें से कोई करंट पास नहीं करेगी। पक्का? कोई डाउट तो नहीं है? पहले बताओ ये दो बातें तुम्हें थोड़ी थोड़ी सी समझ में आई, ये बहुत जरूरी बात है। पक्का? ये याद रखना है। और देखो जरा, और समझना है तुमको। देखो एक और बात समझो, अभी सर्किट हटा देता हूं, तुम्हें पता तो चल गया कि इनिशियली जो है कैपेसिटर बिहेव लाइक ए वायर और फाइनली रेजिस्टेंस बिहेव लाइक ए वायर, क्योंकि फाइनली रेजिस्टेंस में कोई करंट जा ही नहीं रही है, और कोई करंट नहीं जा रही तो रेजिस्टेंस को लगाओ या ना लगाओ उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। ये दोनों बातें तुम्हें समझ में आ गई। अब एक बात और समझो, जो हमारा Q होता है ना, Q दिस इज इक्वल टू CV 1 माइनस e की पावर माइनस t बाई RC। इसको कई बार लोग ऐसे भी लिखते हैं, Q इज इक्वल टू, यहाँ Q मैक्स लिखा जाता है और इसको लिखते हैं 1 माइनस e माइनस टी बाई RC। आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि Q मैक्स फाइनली CV होता है। अंडरस्टैंड हो रहा है कि नहीं? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, ये जो नंबर लिखा है ना, ये t का कोफिशिएंट 1, ये तो जो नीचे उसके नंबर लिखा होता है इसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं? टाइम कांस्टेंट, और इसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज इक्वल टू RC यहां पे। तो क्या इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं Q इज इक्वल टू Q मैक्स ब्रैकेट और 1 माइनस e की पावर माइनस t बाई टाउ से टाइम कांस्टेंट। ये टाइम कांस्टेंट क्या है मैं तुम्हें समझाता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, पहले समझो। बेसिकली टाइम कांस्टेंट का सेंस क्या है? टाइम कांस्टेंट एक ऐसा नंबर डिफाइन किया गया, मैं तुम्हें बताता हूं। ये सब बातें सबको समझ में आ गई, इनके ग्राफ भी बनाएंगे फर्दर, है ना। आज का लेक्चर इसी में जाएगा, तो प्लीज बहुत ढंग से समझना, है ना, क्योंकि एक बार समझ आना बहुत जरूरी है। वेरी टिपिकल पार्ट, अच्छा पार्ट है, टिपिकल पार्ट है। बहुत सारे लोग इसको पढ़ाते ही नहीं है, उनको लगता है कि छोड़ो इसमें क्या, क्योंकि ज्यादा कुछ समझ नहीं आता लोगों को। तो आपको शायद समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। ये टाइम कांस्टेंट है क्या? एक कैपेसिटर को तुम चार्ज करते हो, ठीक, मेरी बात समझना। तो जब तुम एक कैपेसिटर को चार्ज करते हो, मान लो मैंने तुमसे कहा कि कैपेसिटर सपोज 20 मिनट में चार्ज हुआ, ठीक, 20 मिनट में चार्ज हुआ, और मैंने बोला कि 5-5 मिनट के स्लॉट बना दिए, पैकेट बना दिए, ठीक है। एक पैकेट 5 मिनट का, दूसरा पैकेट 5 मिनट का, तीसरा पैकेट, ऐसे 4 पैकेट, ठीक है। और उस एक पैकेट को नाम दे दिया टाइम कांस्टेंट, यानी 1 टाइम कांस्टेंट, ठीक है, पक्का। तो सोचो जरा कैपेसिटर कितने मिनट में चार्ज हुआ था? 20 मिनट। यानी मैं कह सकता हूं कैपेसिटर जो है वो 4 टाइम कांस्टेंट में चार्ज हो गया था। कितने टाइम कांस्टेंट में चार्ज हो गया था? 4 टाइम कांस्टेंट, पक्का। तो बेसिकली ये टाउ है ना, ये टाइम का एक छोटा सा पैकेट है। ये क्या है? छोटा सा एक पैकेट। पैकेट का मतलब सब मिली सेकेंड्स, क्योंकि बहुत छोटी वैल्यूज होते हैं, पक्का। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं तुम उसको समझना। अगर मैं तुमसे बोलूं कि 1 टाइम कांस्टेंट का मतलब क्या है, अगर मैं बोलूं 1 टाइम कांस्टेंट, 1 टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू RC। अगर तुमसे बोला जाए 2 टाइम कांस्टेंट, पहले मेरी बात है थोड़ी ढंग से समझना। 2 टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू 2 RC, समझ आया? 1 टाइम कांस्टेंट का मतलब ये, 2 टाइम कांस्टेंट का मतलब ये, पक्का? ढंग से समझ में आ रही है मेरी बात? टाइम कांस्टेंट इज फिक्स्ड वैल्यू, टाइम कांस्टेंट इज दिस, पक्का। ये मैं 1 टाइम कांस्टेंट का मतलब क्या लिख रहा हूं? RC, पक्का। अच्छा, अगर मैं 3 बोलूंगा तो यहां 3 आ जाएगा, खैर उसकी जरूरत नहीं है। अगर मैं तुमसे बोलूं Q इज इक्वल टू Q मैक्स ब्रैकेट ओवर 1 माइनस e की पावर t बाई RC, प्लीज अंडरस्टैंड। t क्या है? टाइम जो 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाता है। अगर मैं तुमसे कहूं कि अगर टाइम को मैं 1 टाइम कांस्टेंट रख दूं, क्या रख दूं? 1 टाइम कांस्टेंट रख दूं, प्लीज अंडरस्टैंड करना, 1 टाइम कांस्टेंट। इसका मतलब क्या? मैं t को RC रखना चाहता हूं। इसका मतलब मैं t को क्या रखना चाहता हूं? RC। चलो देखते हैं। जब तुमने ये रखा तो Q कितना हो गया? Q मैक्स ब्रैकेट ओवर 1 माइनस e की पावर माइनस, और t की जगह क्या रखते हो? RC। 1 टाइम कांस्टेंट में देख रहे हो ना, तो इसका मतलब होगा RC डिवाइडेड बाई RC। ये तो पहले से ही था, ये कैंसिल आउट होगा। दैट मींस Q इज इक्वल टू Q मैक्स ब्रैकेट ओवर 1 माइनस e की पावर माइनस 1।
दैट मीन्स दिस इज क्वांटिटी इज इक्वल टू क्यू मैक्स, इसको हम लिख सकते हैं नीचे आ जाएगा, ये लिखा जाता है E माइनस वन अपॉन ई, ये नंबर है पक्का। जब तुम इस वैल्यू को, तुम्हें काउंट करना है, मुझे तो पता है कितनी आती है, तुम इस नंबर को काउंट करना है, ये वैल्यू लगभग आती है 0.63 इंटू क्यू मैक्स, ये वैल्यू, ई की वैल्यू 2.7 रख के इसको सॉल्व करोगे तो ये लगभग आएगा, ठीक। अगर मैं इसको परसेंटेज से रिलेट करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 63% ऑफ क्यू मैक्स, ढंग समझना, दिस इज द क्यू, इसको मैक्स नहीं, दिस इज द क्यू। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी अरेंजमेंट कैपेसिटर का गिवन हो, यानी एक कैपेसिटर एक टाइम कांस्टेंट में, वन टाइम कांस्टेंट में कितने परसेंट चार्ज हो जाता है अपने टोटल चार्ज का, अपने टोटल चार्ज का कितना 63% चार्ज हो जाता है। तो इन वन टाइम कांस्टेंट कैपेसिटर चार्ज 63%, बात समझिए, यानी मैक्सिमम वो उसी में चार्ज हो जाता है। अच्छा, अगर मैं तुमसे कहूं कि टू टाइम कांस्टेंट में निकालो तो तुम यहाँ पे क्या रख दोगे, t की जगह 2RC, तो कैंसिल होके e की पावर -2 आ जाएगा, नीचे लाओगे तो 1 अपॉन e की पावर 2, इधर एलसीएम लोगे तो e स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई e स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? ये लगभग, इसके बाद जब तुम काउंट करोगे तो टू टाइम कांस्टेंट में लगभग हमारे हिसाब से 18% या 18% या 19% के आसपास आता है, या देख लेना शायद 23% कुछ रहेगा, ऐसा निकालना तुम्हारा काम है, ठीक है ना। तो ये इस तरह की वैल्यूज होती हैं, हालांकि वो वन टाइम कांस्टेंट तक ही पूछते हैं, पक्का ये बात तुम्हें समझ में आ रही है। तुम कैलकुलेशन अपने आप करोगे, टू टाइम कांस्टेंट में देखोगे कितने परसेंट चार्ज हो रहा है, केवल टू टाइम कांस्टेंट में मे बी 23% आता है, कितना परसेंट आता है 23%। तो सोच यहाँ पे तो वैल्यू रख देगा तो कितना हो जाएगा 23 का मतलब 86%, यानी कि दो टाइम कांस्टेंट में, बिल्कुल सही बात है। अगर हम ये कहें, तुम निकाल के देख लेना, ये जो सेकेंड टाइम कांस्टेंट में चार्ज है क्यू इन सेकेंड टाइम कांस्टेंट, इन सेकेंड टाइम कांस्टेंट, this is equal to q max into 23%, समझ आया? यानी कि 23% ऑफ q max ये चार्ज हो जाता है सेकेंड टाइम कांस्टेंट में। तो टू टाइम कांस्टेंट में कितना चार्ज हो गया? दिस इज सम, यानी कि 86% ऑफ q max, यानी अगर दो टाइम कांस्टेंट लिए जाए तो 86% चार्ज हो जाएगा। और तुम ये बात पहले भी कर चुके हो कि इंफिनिटी रखते हैं यहाँ पे तो क्यू मैक्स आता है। पहले बात समझो मैं क्या कह रहा हूँ, यानी एक कैपेसिटर मैक्सिमम से मैक्सिमम 86% चार्ज हो जाता है दो टाइम कांस्टेंट। और ये जो टाइम कांस्टेंट होता है ये मिली सेकेंड्स में होते हैं बेटा, समझ आया कि नहीं आया? ये जो, ये पता है ये क्यों ये सब इतनी ज्यादा चीजें होती हैं? तुम अगर तुम्हें मेडिकल वाले बच्चे, कभी नाम सुना होगा पेस मेकर का, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है उनको पेस मेकर लगाया जाता है। पेस मेकर बेसिकली सेंसर के साथ एक तरह से आरसी सर्किट है, इसको आरसी सर्किट भी बोलते हैं। आरसी यानी आर रेजिस्टेंस और सी कैपेसिटर, तो इसको आरसी सर्किट भी बोलते हैं। और एक सेंसर के साथ लगाया जाता है कि जैसे ही हार्ट बीट बढ़े वैसे वो सेंसर एक्टिव हो जाए और बैटरी को एक्टिव करे और एक करंट फ्लो करवा दे, तो आप इंसान को ऑटोमेटिकली झटका लगता है, उसको हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और चूंकि ये मतलब चार्ज होने में इन्फिनिटी टाइम लेता है, तो ये डिस्चार्ज होने में भी इन्फिनिटी टाइम लेता है, वो मैं तुम्हें फर्दर पढ़ाऊंगा। तो इसलिए वो 3-4 साल तक या 5 साल तक चलता रहता है, काफी महंगा आता है। 3-4 लाख की एक डिवाइस होती है जो लगाई जाती है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? वो पेस मेकर उसको बोलते हैं। हार्ट बीट ज्यादा या हार्ट बीट कम, सेंसर करंट फ्लो करवा देता है, इंसान को झटका लगता है और वो फिर से स्टेबल हो जाता है। तो टाइम कांस्टेंट का मतलब, अब तुम ऐसे समझो ना, मैं तुम्हें टाइम कांस्टेंट का मतलब कैसे बता रहा हूँ कि पैकेट्स हैं छोटे छोटे, 5-5 सेकंड के पैकेट हो गए, तो 5 सेकंड में इतने परसेंट चार्ज हो गया, अगले 5 सेकंड में 23% चार्ज हो गया, ऐसे। अंडरस्टैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो टाउ इज टाइम कांस्टेंट, तो बहुत ध्यान समझना। अब तुम कहोगे सर ये टाइम कांस्टेंट क्या हमेशा आरसी होगा? नहीं, हमेशा आरसी नहीं होगा। मैं तुम्हें सिखाता हूँ किस तरीके से इसको ले रहा हूँ। जो टाइम कांस्टेंट है ना, t का कोफिशिएंट 1 हो और उसके बाद जो नीचे बच रहा हो वो टोटल टाइम कांस्टेंट है। t के कोफिशिएंट को 1 करो, उसके बाद नीचे जो कुछ भी बच रहा हो वो टोटल टाइम कांस्टेंट है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? निकालना मैं तुम्हें सिखा दूंगा कि टाइम कांस्टेंट कैसे निकाला जाता है।
हर एक सर्किट का टाइम कांस्टेंट अलग अलग होता है। क्यों? तुम अगर छोटी सी बात समझना चाहते हो, पूरी दुनिया इस पे चल रही है, तुम सोच के देखो, तुम्हारे मोबाइल की बैटरी होती है, तुमने कभी ऐसा देखा है कि मोबाइल का चार्जर लगाओ और मोबाइल फटाक से चार्ज हो जाए? ऐसा कभी हुआ है? नहीं। चार्ज होता है ना। कुछ मोबाइल बहुत अच्छे होते हैं तो वो कहते हैं आधे घंटे में हमारा चार्ज हो जाता है, कुछ बोलते हैं 3 घंटे से लगाए हुए चार्ज नहीं हो रहा, 5 घंटे से लगाए हुए हैं। तो अल्टीमेटली इनमें क्या फर्क हो रहा है? टाइम कॉन्स्टेंट का। किसी का टाइम कॉन्स्टेंट ज्यादा है तो चार्ज होने में ज्यादा टाइम ले रहा है, किसी का टाइम कॉन्स्टेंट कम है तो चार्ज होने में कम टाइम ले रहा है। उसमें क्या प्रॉब्लम? बात समझ में आ रही नहीं है? तो टाइम कॉन्स्टेंट पे ही सब कुछ डिपेंडेंट है चार्जिंग का। पक्का? तो याद रखना ये चीजें सब, इसलिए ये बात इंपॉर्टेंट है, उसी के हिसाब से चार्ज किया जाता है। अचानक तो कभी चार्ज दे ही नहीं सकते हैं। तुमने कभी ऐसे देखा है कि तुम्हारे घर में खाली बैटरी पड़ी है और तुम बोलो कि इसको चार्ज करते हैं, दो वायर पकड़े और खटाक लगा दिया, चार्ज हो गया। इंस्टेंट से कभी होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है उसमें। समझ आया? क्योंकि एक इंस्टेंट चार्ज भी तो होगी, लेकिन वो इतनी ज्यादा हीट लॉस होगी तो हो सकता है बैटरी की प्लेटें भी खत्म हो जाए। अंडरस्टैंड? इसलिए उसमें इन्वर्टर लगाना पड़ता है। घर में तुम्हारे इन्वर्टर होगा, अगर तुम देखो तो इन्वर्टर क्या करता है, उसको एक रेजिस्टेंस के साथ धीरे धीरे चार्ज देता है ना। अब चूंकि ये मिली सेकेंड्स की बातें होती हैं, है ना, तो अब सोचो, अगर मैं 4 घंटे बोल रहा हूँ, 4 घंटे मतलब मिली सेकेंड्स के रिस्पेक्ट में 4 घंटे बहुत बड़ा नंबर है, इसलिए इसको इन्फिनिटी हम लोग बोल देते हैं कि भाई इन्फिनिटी टाइम में वो फुल चार्ज हो रहा है। ओके, अंडरस्टैंड हो रहा है? इसमें कोई डाउट नहीं है? पक्का? अभी इसमें और भी चीजें जरा सुनो। तो फिलहाल अभी तुम्हें इसमें याद क्या रखना है? दो बातें, चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, करंट इन रेजिस्टेंस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, प्लस वन टाइम कांस्टेंट में 63% चार्ज हो जाता है, अगले एक और टाइम कांस्टेंट में वो 23% चार्ज हो जाता है, टोटल 2 टाइम कांस्टेंट में 86% चार्ज हो जाता है। ये बातें याद है। इनिशियली कैपेसिटर बिहेव लाइक अ वायर, इनिशियली मैक्सिमम करंट V/R। समझ आ रही मेरी बात? फाइनली कैपेसिटर उस ब्रांच को ओपन कर देता है, उसमें कोई चार्ज फ्लो नहीं करवाता है ना, यानी कि फाइनली करंट 0 हो जाती है। ये सब बातें, बहुत कुछ है इसमें, तो प्लीज याद रखना। ओके, और देखो, पढ़ने को तो इसमें क्या क्या नहीं हो सकता है ना। अब मैं तुम्हें एक सर्किट बनाता हूं और उस सर्किट में तुम्हें वो कैलकुलेशंस करके दिखाता हूं कि टाइम कांस्टेंट और वो क्या हो सकता है, क्योंकि ये सब कुछ सर्किट पे, अगर इन्वर्टर का मुझे टाइम कांस्टेंट बढ़ाना है या कम करना है तो ये सब हमारे ऊपर, हमें इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें दिखाता हूं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बेसिक छोटा सा क्वेश्चन, मान लो मैंने तुमसे कहा ये मैंने कुछ नहीं किया, बढ़िया चीज, कंपेयर करने में मजा आएगी। ओके, क्योंकि ये पूरा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, परेशान मत हो। सोच, अगर मैं ये देखूं तो इस रेजिस्टेंस के साथ ये दोनों सीरीज में तो लगे, पक्का सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़े जाते हैं। तो मैंने बताया था कि R इक्विवेलेंट होता है R प्लस R, यानी R1 प्लस R2, तो कितना होता है? 2R। प्लीज अंडरस्टैंड करना। तो सोच, इसका मतलब क्या हुआ, प्लीज ढंग से ध्यान देना। इसका मतलब Q इज इक्वल टू, ढंग से समझना, Q मैक्स ब्रैकेट ओवर 1 माइनस e की पावर t बाई RC। बट ये R रियलिटी में क्या है? ये है R इक्विवेलेंट, इसीलिए यहां पे समझा रहा हूं। लेकिन ये R इक्विवेलेंट किसके क्रॉस? कैपेसिटर के क्रॉस। पक्का? तो सोच, R इक्विवेलेंट क्या आ रहा है? 2R। तो बताओ, Q मैक्स ब्रैकेट ओवर 1 माइनस, यहां क्या रखोगे? E माइनस t अपॉन 2RC। कितने? क्या टाइम कांस्टेंट है? अब इसका निकाला जाए तो क्या 2RC है? क्या ये टाइम कांस्टेंट पहले वाले टाइम कांस्टेंट से ज्यादा है? यस, 2RC डबल है। यानी अगर पहले वाला सर्किट लगा के कैपेसिटर को चार्ज किया जाता तो उस केस में अगर कैपेसिटर 4 घंटे में चार्ज हो रहा था तो इसमें 8 घंटे लगेंगे चार्ज होने में। मेरी बात तुम्हें समझ आ रही कि नहीं आ रही? दिस वे 2 टाइम कांस्टेंट मतलब ये यार, प्लीज समझो। आई थिंक समझ आ गया होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कम कर रहा हूँ, इसको पैरेलल में लगा दो और अच्छा हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? तो ये चीज आती है। पक्का? तो कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा बताओ, Q मैक्स कितना? CV, वो तो हमें पता ही है ना। Q मैक्स कितना हो जाएगा? CV। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? सबको समझ में आ रहा है? पक्का? तो ये बातें थोड़ी सी याद रखनी है,
टाइम कांस्टेंट कैसे निकाला जाता है, क्या किया जाता है, ये सब तुम्हें पता होना चाहिए। इक्विवेलेंट निकालो खत्म। लेकिन इक्विवेलेंट किसके बीच में, किसके क्रॉस, याद रखना इक्विवेलेंट हमेशा इसके क्रॉस, बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर देना होता है, बस खत्म। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? बैटरी को हमेशा क्या कर देना होता है, शॉर्ट सर्किट, खत्म। पक्का? मैं तुम्हें एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ, तुम्हें थोड़ा और मजा आएगा, ठीक है? ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए सर्किट पे डिपेंडेंट होता है कि कौन किस तरह का सर्किट बना रहा हो, कैसे ये चीजें चलती हैं। और देखो, समझना मेरी बात। अगर मैं तुमसे बोलूं कि यहां पे ये एक सर्किट है, चलो इसका टाइम कांस्टेंट बताना है, तो क्या करूं? अगर मुझे इसका टाइम कांस्टेंट निकालना है, इस सर्किट का, हर एक सर्किट का टाइम कांस्टेंट अलग अलग होता है, तो मैं क्या करना तुम समझना। जब भी कभी टाइम कांस्टेंट निकालने को आए तो कैपेसिटर के अक्रॉस ऐसे दो पॉइंट मान लोगे, यहां से इसको हटाओ, और कैपेसिटर को यहां से हटा के अलग रख लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं, ऐसे। और बैटरी के ऊपर शॉर्ट सर्किट कर दो, मतलब वायर बना दो, मतलब बैटरी को हटा के क्या लगा दो, वायर बन गया। अब AB के अक्रॉस इसका इक्विवेलेंट निकालो। इक्विवेलेंट निकालना रेजिस्टेंस का आता है, कैपेसिटर को उल्टा होता है, ठीक है? तो सोचो ये दोनों सीरीज में, तो इनका कितना हो गया 2R, फिर ये उसके साथ पैरेलल में, तो 1/2R प्लस 1/R विच इज इक्वल टू 2R एलसीएम ले लेंगे तो 3/2R, यानी कि 2R/3। 2R/3 इसका आ गया, और ये उसके साथ सीरीज में यानी R, तो ये कितना हुआ 5, यानी 5R/3। तो सोचो R इक्विवेलेंट कितना आ गया 5R/3, पक्का? तो ये जो R इक्विवेलेंट आया वही तो C में मल्टीप्लाई करके टाइम कांस्टेंट लिखना है, क्योंकि टाइम कांस्टेंट होता क्या है, टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट इनटू C। तो बताओ कितना आ जाएगा 5R/3 और यहाँ C, खत्म। अब तुमसे कोई इक्वेशन लिखो तो क्या लिखोगे, Q इज इक्वल टू Q मैक्स ब्रैकेट ओवर 1 माइनस E की पावर माइनस, और यहाँ पे कितना 5RC/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा। तो ये कुछ ऐसी इक्वेशन तुम्हें नजर आई, मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है? ऐसे भी टर्म्स दिए जा सकते हैं, पक्का? सही हो गया। तो ऐसे तुम्हें ध्यान रखना है, ओके? कोई डाउट तो नहीं है, समझ आ रहा है? इनके दोनों फंक्शन के ग्राफ बनाना तुम्हारे लिए होमवर्क है। कौन सा ग्राफ बनाना? Q इज इक्वल टू Q मैक्स 1 माइनस E की पावर माइनस P/R इज लाइक होमवर्क। I इज इक्वल टू V/R E की पावर माइनस P/RC। और लोग अच्छे से एक्सप्लेन करें इसको, इसके ग्राफ बनाने तुम्हें, ये ग्राफ वाला पोर्शन तुम्हें फाइंड करना, ठीक है? ग्राफ बनाना, ओके। अब ये है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर जो मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है? दिस इज नोन एज चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अब हम पढ़ते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, क्योंकि ये दो चीजें कंप्लीट हो जाए तो अच्छा रहेगा, है ना? अगर हम एक कैपेसिटर, ये बहुत आसान है, जल्दी से हो जाएगा, इसमें कुछ है नहीं, और बिल्कुल उल्टी कहानी चलती है, तो ज्यादा कोई बड़ी चीज नहीं। अगर हम एक कैपेसिटर को फुल चार्ज कर दें, इधर प्लस Q इधर माइनस Q, और इसका कैपेसिटेंस कितना C, और इसको एक स्विच लगा के एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दो, जिसका रेजिस्टेंस हो जाए R, ठीक है? तो सो जैसे तुम इसको कनेक्ट करोगे, यहां से चार्ज फ्लो होना स्टार्ट होगा, तो इस पे चार्ज कम होगा ना, तो बताओ क्या ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पक्का समझ में आ रहा है? तो डिस्चार्ज ऑफ कैपेसिटर, पक्का। मैंने माना कि इनिशियल चार्ज तो ये था, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद चार्ज कितना बचा, प्लस Q और माइनस Q बचा, और इसमें करंट कितने की जा रही थी, आएगी, तो यहाँ पे भी करंट ऐसे जाएगी आएगी, तो ये प्लस होगा ये माइनस होगा, ये प्लस होगा ये माइनस, पक्का बेटा? समझ आ रहा है? एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करो, यहाँ से चलो, यहाँ से यहाँ गए माइनस I इंटू R, कोई ड्रॉप नहीं, कोई ड्रॉप नहीं, यहां से आए प्लस Q/C इज इक्वल टू 0, पक्का? समझ आया ना बेटा? इसको
इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, कोई बात नहीं। तो I इंटू आर इज इक्वल टू क्यू बाई सी। ओके, आर को नीचे ले आओ, तो I इज इक्वल टू क्या, क्यू बाई आर सी। आई को लिख कह सकते हो डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू क्यू बाई आर सी। इट्स वेरी सिंपल पार्ट है ना, उससे बहुत आसान है। क्यू को नीचे ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तो 1 अपॉन क्यू और यहाँ क्या डी क्यू और यहाँ क्या आ जाएगा 1 अपॉन आर सी डी टी। इंडिकेट कर दो, ये तो इंटीग्रेशन सबको आता है। अब इनिशियल चार्ज कितना, क्यू मैक्स, जितना उसके ऊपर पहला चार्ज था उसको क्यू रखो, क्यू मैक्स क्यों बोलो है ना, और फाइनल चार्ज क्यू डैश। मान लीजिए किसी भी जनरल टाइम पे कितना चार्ज है क्यू। पक्का समझ में आ रहा है ना, कोई डाउट तो नहीं है। आप जरा देखो, इसको इंडिकेट करोगे तो ये आएगा ln ऑफ क्यू। ओके, अब यहाँ पे लिमिट लगाओ और लिमिट लगा के जरा वैल्यू डालो, कितनी वैल्यू आएगी जरा देखते हैं। लिमिट लगा के यहाँ पे आएगा क्यू, यहाँ आएगा स्मॉल क्यू एंड दिस इज इक्वल टू टी बाई आर सी। ओके बेटा, वैल्यू पुट करो, तो जब यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो ये आएगा ln ऑफ क्यू माइनस ln ऑफ कैपिटल क्यू, ये डाला माइनस ये डाला, इज इक्वल टू टी बाई आर सी। आई थिंक ये बात सबको समझ में आ रही होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, एक थोड़ी सी गड़बड़ हमने की है शायद। यहाँ पे देखो, ये चूंकि ये चार्ज कम हो रहा है, तुम ढंग से देखना जरा, चार्ज क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना धीरे धीरे, तो उसका रेट ऑफ चेंज कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। जब आई को लिखोगे डी क्यू बाई डी टी तो रेट कैसा होना चाहिए, नेगेटिव ना, क्योंकि चार्ज तो कम हो रहा है ना, तो वो नेगेटिव तुम यहां लगा लेना। ओके, ध्यान रहे तुम्हें है ना। क्यों मैंने नेगेटिव लगाया, क्योंकि डी क्यू बाई डी टी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, और चार्ज तो इस पे कम हो रहा है तो उसका रेट डिक्रीजिंग है तो नेगेटिव नहीं होगा, ये पढ़ा चुका बहुत बार। तो यहाँ क्या आ जाएगा, होगा ln क्यू बाई कैपिटल क्यू, ये इज इक्वल टू माइनस टी बाई आर सी। ओके, इसको जब ln हटाओगे तो ये q बाई कैपिटल क्यू इज इक्वल टू e की पावर माइनस टी बाई आर सी। तो यहाँ पे q इज इक्वल टू आ गया q कैपिटल q इंटू टी बाई आर। और अगर इसको फाइनल चार्ज किया गया हो V वोल्ट की बैटरी से, तो हम ये भी लिख सकते हैं q इज इक्वल टू सी वी e की पावर माइनस टी बाई आर सी, क्योंकि कई जगह ये भी लिखा होगा तो आप वो भी याद रखो, उसमें क्या प्रॉब्लम है ना। तो फाइनल रिजल्ट जो हमारे पास आया वो है q इज इक्वल टू क्यू मैक्स, यानी ये ऐसे लिख सकते हो जो पहले मैक्सिमम चार्ज था, और e की पावर माइनस टी बाई आर सी। ओके, यहाँ पे अभी भी जो टाइम कांस्टेंट है वो आर सी है, लेकिन ये डिस्चार्जिंग का टाइम कांस्टेंट है। किसका टाइम कांस्टेंट है, डिस्चार्जिंग का। पक्का, अब जरा एक बात सोच के देखो, अगर मैं इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो डी क्यू बाई डी टी is known as instantaneous current and this is equal to q max is cv, और इसको अगर करोगे into 1 by rc with negative sign into e की पावर t by rc। ये बात समझ में आई, तो यहाँ से c और c कट जाएगा, दैट मीन्स माइनस ये बाहर आ जाएगा, तो माइनस v by r e की पावर माइनस t by rc which is equal to current। इन दोनों के भी तुम्हें ग्राफ बनाने हैं अपने आप, ठीक है, ये तुम्हारा काम है। बट यहाँ पे एक चीज समझाना मेरा काम है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये बात सबको समझ में आई। तो डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इस तरह से चार्ज किया और एक रेजिस्टेंस के साथ उसको डिस्चार्ज कर रहे थे। यही डिवाइस का सिमिलर फॉर्म होता है हमारे उसमें पेसमेकर में। हाँ, मतलब उसको थोड़ा सेंसिटिव बनाया जाता है ताकि वो सेंसर बेस्ड काम कर सके। बात समझना, मैं क्या बोलता हूँ, अगर t इज इक्वल टू 0 डालो, ठीक है, तो बताओ q कितना होगा, ये 0, एनीथिंग की पावर 0 1 यानी कि q मैक्स, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर अच्छा इस समय करंट भी पता हो, करंट कितनी होगी I, क्योंकअगर तुमने t को 0 डाल दिया तो ये नंबर 1 यानी करंट कितना V बाई R, यानी उस समय सर्किट में मैक्सिमम करंट जा रही होगी। तो इस केस में इनिशियली सर्किट में मैक्सिमम करंट, दिस इज मैक्स, पक्का। और ये चार्ज भी उस समय क्या है, मैक्सिमम, समझ आएगा जो क्यू के बराबर था। अच्छा, t इज इक्वल टू इंफिनिटी, e की पावर माइनस इंफिनिटी 1/0 यानी क्यू कितना, सॉरी स्मॉल क्यू इज 0, करंट भी क्या 0, क्योंकि जब चार्ज ही नहीं बचेगा तो करंट कहां से फ्लो करेगी। बात समझ में आई, तो पूरा सर्किट खत्म, कोई डाउट तो नहीं।
तो बताओ ये टाइम कांस्टेंट तुम्हें पता चल गया। अच्छा, अब अगर मैं तुमसे कहूं कि एक टाइम कांस्टेंट में कितने परसेंट चार्ज हुआ, ये भी तो तुम्हें पता होना चाहिए ना, या कितने परसेंट डिस्चार्ज हुआ, प्लीज अंडरस्टैंड करना ढंग से। तो मैं क्या करूं, वन टाइम कांस्टेंट रख दूं, तो वन टाइम कांस्टेंट है कितना, वन टाइम कांस्टेंट कितना, T इज इक्वल टू RC, पक्का, दैट इज इक्वल टू टाउ रख दो, ठीक। तो सोच उस समय Q इज इक्वल टू कितना होगा, Q मैक्स e की पावर माइनस RC बाई RC, ये कैंसिल आउट होगा, यानी Q मैक्स डिवाइडेड बाई E। तो ये 1 बाई E इंटू Q मैक्स आ जाएगा। ये जो वैल्यू आती है ये आती है 0.37। तुम करके देख लेना, मेरे ऊपर डिपेंड मत रहना, बट हाँ जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है। अगर इसको परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो दिस इज इक्वल टू 37% ऑफ Q मैक्स। इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा बताओ Q क्या था, रिमेनिंग चार्ज था ना, क्या चार्ज था, रिमेनिंग। तो ये जो Q है ये तो उसके ऊपर बचा हुआ चार्ज होगा ना, तो एक टाइम कांस्टेंट के बाद उस पर 37% इज अ रिमेनिंग चार्ज। तो डिस्चार्ज कितने परसेंट हुआ, तो डिस्चार्ज हुआ 63%। उधर चार्ज कितने परसेंट होता था, 63%, और ये डिस्चार्ज कितने परसेंट हो रहा है, 63%, रिमेनिंग चार्ज 37%। वही सेम उल्टे प्रोसेस है और कुछ नहीं है, पक्का। तो ये दो तरह के तुम्हें टाइम कांस्टेंट और ये मैंने बताए, दो क्वेश्चंस में तुम्हें होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, वो तुम्हें करने होंगे, ठीक है। और इसको एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेना, अगर बुक वगैरह में मिल जाए तो अच्छी बात है, कि वहां से भी देख लेना, बट मैंने तुम्हें सब चीजें बता दी, ओके। दो क्वेश्चन मैं देता हूँ, तुम्हें करने हैं, टाइम कांस्टेंट निकालना है और उनकी फाइनल चार्ज की इक्वेशन लिखनी है। ओके, आपको निकालना है टाइम कांस्टेंट क्या होगा और एक जनरल चार्ज की इक्वेशन क्या होगी। इक्वेशन समझता हूँ, पूरी इक्वेशन लिखनी है, इसका कैपेसिटेंस C है। चलो एक ही करना, तो बताना मुझे, ठीक है। आज इतना ही रख रहा हूँ, तो तुम्हारा चार्जिंग और डिस्चार्जिंग खत्म हो गया। ये दो पार्ट होते हैं, काफी बड़े भी होते हैं, एक बार तुम्हें ढंग से पढ़ना होगा। अब जो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होगा, यानी कल जो लेक्चर तुम्हें कल आएगा लेक्चर, जो कल लेक्चर आएगा उसमें मैं बेसिक तुम्हें स्टार्ट करूंगा। कहाँ से, कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर उनमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, तुम जानना तो एक बार एनसीईआरटी से पढ़ भी लेना थोड़ा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है ना, करंट डेंसिटी क्या होती है, इन सब के बारे में कल बातें होंगी और बहुत डिटेल में होंगी, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, ओके बेटा, चलो।